नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल एक ऐसा, दुनिया में शायद सामान्य ज्ञान की किताब में ये समाचार ये पूछा जाएगा कि ऐसा एक देश का नाम बताइए जहां पर कि लोगों ने राजशाही को दोबारा लाने की मांग को लेकर सड़क पे उतर गए हों। दुनिया में जहां कहीं भी राजशाही रही है, एक तरह से तानाशाही रही है, लोग लोकतंत्र की मांग करते हैं, लोग लोगों को अधिकार देने की मांग करते हैं। यहाँ लोग नेपाल में अपना अधिकार वापस करना चाहते हैं कि हम फिर से राजशाही के अधीन हो। सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए और भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो सांस्कृतिक रूप से कह सकते हैं हमारा भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं है। हवा जो भारत होकर बहती है, ये नेपाल से गुजरती है, उसकी सुगंध, मिट्टी की सुगंध, मतलब ये जो 5 तत्व होते हैं ना, सबके सुगंध में कहीं से कोई अंतर नहीं है। ये पांचों इंद्रियां वैसे ही महसूस करती है उन 5 तत्वों को, जैसे भारत के लोग करते हैं वैसे ही नेपाल के लोग करते हैं। हमारा ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ भी नेपाल में ही है। तो इसीलिए नेपाल भारत को प्रभावित करता है। अगर नेपाल को अगर कोई सुई चुभती है अगर, तो भारत को दर्द होना चाहिए। नहीं होता है दर्द तो भारत के लोगों के लिए वो चिंता की बात है। खैर, नेपाल आज लोकतंत्र को वापस करने की बात कर रहा है। ऐसी तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमने जो पढ़ा है, तानाशाही व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, हमने राजतंत्र के बारे में पढ़ा, तो हर जगह यह मालूम हुआ कि भाई लोकतंत्र सबसे आधुनिक कंसेप्ट है शासन व्यवस्था को चलाने का। और हर शासन व्यवस्था में गुण और दोष दोनों होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा मोटे तौर पे लोकतंत्र का 21वीं शताब्दी में दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। इसी निष्कर्ष पर जितने राजनीति शास्त्री हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, सब के सब इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। राजतंत्र सबसे बुरी शासन व्यवस्था है। लेकिन आज कारण क्या है कि नेपाल के लोग राजशाही की मांग को लेकर सड़क पर है, और सड़क पर इस प्रकार से है कि वहां की सरकार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। नेपाल के पूर्व में उप प्रधानमंत्री कमल थापा को सड़क पर घसीट कर सरकार को गिरफ्तार करना पड़ा है। ऐसी क्या परिस्थिति हुई? क्या इसके लिए मैंने कोई वहां का राजतंत्र, राज परिवार जो था पूर्व में, ज्ञानेंद्र अंतिम राजा, क्या वो उसके लिए कोई साजिश कर रहे हैं? हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर साजिश कर भी रहे हैं तो लोकतंत्र में लोगों का भरोसा इतना कम कैसे हो गया? तो सबसे पहले 2-3 चीज समझने की आवश्यकता है कि नेपाल में हो क्या रहा है। नेपाल में अगर हम देखें तो 2 ताकतें सबसे बड़ी है। मोटे तौर पर वैचारिक रूप से पार्टियां बहुत है, पार्टियां कई हैं। राजनीतिक दल के नाम पर नेपाल में भी उसी प्रकार की दुकानदारी है जैसे भारत में दुकानदारी है। और मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि इस आज राजनीतिक विमर्श का कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लक्षण भारत में भी दिखेगा। यहां भी लोकतंत्र कभी पर खतरा आ सकता है, जिन कारणों से आज लोकतंत्र नेपाल में खतरे में है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। 2 राजनीतिक ध्रुव है वहां पर, मोटे तौर पे वैचारिक रूप से पार्टियां कई हैं। एक मध्य मार्गी राजनीतिक दल है। मध्य मार्ग मतलब नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस या नेपाली कांग्रेस से टूटे हुए, कटे हुए, छटे हुए अन्य राजनीतिक दल, ठीक है, एक है। वैसे ही जैसे हमारे भारत में कांग्रेस और कांग्रेस के रास्ते पर चलने वाले जितने भी तथाकथित मध्यमार्गी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों को आप एक साथ रख सकते हैं। वैसे ही नेपाली कांग्रेस से कटे छटे लोग हैं।
दूसरा राजनीतिक धारा है वहां कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का। वैसे ही जैसे भारत में है सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, इसके अलावा भी कई वामपंथी, पीडब्ल्यूजी वगैरह, आरएसपी कह सकते हैं, एसयूसीआई, ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक, ऐसे वामपंथी राजनीतिक दल भारत में भी हैं। भले ही अब उनको सीटें नहीं मिलती, बात अलग है। तो वैसे ही वहां भी दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं। अब देखते हैं कि एक तो कम्युनिस्ट राजनीतिक दल, जैसा मैंने बताया, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल वगैरह, तो वो है लोकतांत्रिक नहीं, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं। लोकतांत्रिक नहीं है, व्यवहार में नहीं है। आपने देखा वहां पर किस प्रकार से पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली और कई जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनेता हैं, वहां कम्युनिस्ट राजनीति से निकले हुए, सबके बीच सत्ता का संघर्ष किस प्रकार का है, किस प्रकार वहां की सरकार चीन के इशारे पर अपनी रणनीति बनाती है। तो जो नेपाल का जो डीएनए है, एक बात कहावत है कि कोई भी सभ्यता, संस्कृति, समाज, राष्ट्र का विकास उसके अपने स्वशासन, स्वयं के संसाधन से ही विकसित हो सकती है। नहीं, हम दूसरे के ताकत पे अपना विकास नहीं कर सकते। दूसरे के पास जो सोर्सेज है, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने हर समाज को जीने के लिए रिसोर्स दिया है, स्रोत दिया है कि तुम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हो। हर व्यक्ति को जीने का के लिए भगवान ने दो हाथ, दो पैर, सब कुछ दिया है। उसी तरीके से हर समाज के पास कुछ ना कुछ, किसी क्षेत्र में आप देखेंगे खनिज संपदा ज्यादा है, कहीं के लोग के पास समुद्री रास्ता मिला है जिससे कि व्यापार कर सके वो, ठीक है। तो कहीं ऐसा है जहां पर कि उसकी धरती रत्न गर्भा है, मतलब वहां पर अनाज बहुत अच्छा होता है, जमीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कहीं पर पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है जिससे कि वो उसी का उपयोग करके जीवन यापन कर सकता है। तो जो पॉलिटिकल जो डीएनए है नेपाली समाज का, वो डीएनए को जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग हैं वहां पर, माधव कुमार नेपाल, प्रचंड से लेकर के पी शर्मा ओली, सब के सब मतलब शासन लोकतंत्र, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन शासन किसका? कम्युनिस्टों का। ये दो कैसे हो सकता है एक साथ बकरी और शेर दोनों घास कैसे खा सकती है? तो एक कारण है लोकतंत्र के फ्लॉप करने का। दूसरा, और जितने भी गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दल हैं जो भारत में आप कर सकते हैं, भारत में भी कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी या और जितने भी कांग्रेस से निकले हुए राजनीतिक दल हैं, उनका देखेंगे, उनका वहां पर क्या हाल है? सब के सब भ्रष्टाचार और परिवारवाद में इतने आकंठ डूब गए नेपाल में, भ्रष्टाचार और परिवारवाद में इतना आकंठ डूबा हुआ है कि जनता को विरक्ति हो गई है नेपाल में। तो ये जो आप आंदोलन देख रहे हैं ना, ये सकारात्मक आंदोलन नहीं है, नकारात्मक आंदोलन है। लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार का खेल वहां कम्युनिस्टों ने किया, जिस प्रकार का खेल वहां के तथाकथित नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस से जन्मे हुए राजनीतिक दलों ने किया, उसी का परिणाम है कि आज नेपाल के लोग एक बार फिर से राजशाही को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। और भारत के लिए भी ये एक बहुत विचारणीय है। कई लोग, अगर हम अपने इतिहास का अगर निरपेक्ष विश्लेषण करें, तो आज भी आपको भारतीय इतिहास में कई ऐसे राजा मिल जाएंगे जो राजतंत्र में भी आज से बेहतर, कई गुना बेहतर शासन व्यवस्था में हमारा भारत रहा है और उसका गौरव है। भारत को गौरवशाली अगर बनाया अगर किसी ने, तो अधिकतर आप देखेंगे वो राजशाही से के लोगों ने ही।
यहां तो लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार से परिवारवाद, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं, कभी भी किसी भी समाज के अंदर कोई भी विस्फोट हो सकता है। कहावत है एक कि जब कोई रास्ता नहीं मिले तो व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है कि नदी की धार के साथ बह चलो। नेपाल के लोग वही कर रहे हैं। शायद इतने आजिज आ चुके वहां इतने कम दिनों में अपने राजनीतिक दलों से नेपाल के लोग, कहां हुआ है ज्यादा दिन, 20 साल भी पूरा नहीं किया लोकतंत्र ने नेपाल में और लोग राजशाही का मांग कर रहे हैं। ये केवल समस्या नेपाल के राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में और विशेषकर भारत में के लोकतंत्र समर्थकों के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि लोकतंत्र में अगर जरूरत से ज्यादा विकृतियों को स्थान दिया जाएगा तो उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है, वो आज हम नेपाल की सड़क पे देख रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका में भी 2 साल पहले हम लोगों ने देखा है क्या हुआ था। श्रीलंका में भी, वहां भी लोगों ने, आम लोगों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री को घर से खींच कर पीटा था और उनके घरों पे कब्जा कर लिया था, आग लगा दिया था। देश छोड़कर श्रीलंका में वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। तो अगर लोकतंत्र को चलाने के लिए लोकतंत्र की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर अगर लोकतंत्र में काम करने वाले लोग अपना चरित्र नहीं बदलेंगे तो शून्यता कभी नहीं होती है। लोग तो कोई ना कोई विकल्प ढूंढेंगे ही, और कई बार विकल्प अच्छा नहीं होता, विकल्प बुरा भी होता है। तो नेपाल के लोगों को तो सीख ही रहे हैं। क्या होगा नेपाल में कहना मुश्किल है। आज भी वहाँ के लोगों को आवश्यक है कि वहाँ के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें। राजतंत्र आज के दौर में कोई विकल्प नहीं है। भारत में भी यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, जितने भी राजनीतिक दल या उससे जुड़े हुए अवयव हैं होते हैं, सबको एक सीखने लेने की आवश्यकता है कि अगर हम अति हर वक्त विनाशकारी होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।